अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप लोग देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुमित जैन साहब। बहुत शुक्रिया सर, नी हाओ। नहीं हाँ नमस्कार। बहुत दिन के बाद आपने मुझे याद किया है। कुछ बड़ा जी ही सर, मुद्दा लगता है मुझे। बिल्कुल सर। एक तो स्मार्ट सिटीज 12 स्मार्ट सिटीज जो है वो मोदी जी लॉन्च करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि बहुत जॉब्स वगैरह भी निकलेंगी। और लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूर कहूंगी कि अपना बहुत ख्याल रखा करें। जिस तरह की वीडियोस आप बना रहे हैं तो हमें लग रहा है बड़ी जल्दी आपको श्रद्धांजलि देनी पड़ जाएगी आपके दोस्तों को। तो वो सर थोड़ा सा तो मतलब संभल के बात किया करें ना। क्यों अपनी आप जान के दुश्मन बने हुए हैं? हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं आप, हम चाहते हैं कि जो आप दुनिया के लंबी दुश्मन उम्र हैं जिए। जो दुनिया के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, अगर मैं उन्हें एक्सपोज कर रहा हूँ तो ये तो फ़र्ज़ है हमारा। और हमारे तो यहाँ पर गीता में लिखा है कि राक्षसों को मारना, पहले एक्सपोज करना उसके बाद मारना, हमारे धर्म में अलाउड है। राक्षसों को बोला है। और जो राक्षस लोग हैं वो डरते भी हैं हमारे से। उनको पता है कि मैं पंजाबी हूँ और जो मेरे फतवे निकालने की बातें बोलते हैं, कब्र में डालने की बातें बोलते हैं, उनको ये नहीं पता उनकी कब्र में खोद के बैठा हूँ। तो इसलिए चिंता मत कीजिए। उनके लिए नहीं आप कैंडल्स इकट्ठी करनी शुरू कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, बिल्कुल आप हिफाजत से रहें और हम लोग आपके लिए बड़ी फिक्र करते हैं। तो सर क्या कहेंगे आप, स्मार्ट सिटीज जो है सबसे पहले तो ये क्या है? और आपके ख्याल से इससे जॉब्स वगैरह भी क्रिएट होंगी और काफी इसकी बात करी जा रही है मीडिया में। आरजू जी, पहली बात ये है कि ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि स्मार्टनेस चाहिए स्मार्ट सिटीज़ को समझने के लिए। तो पाकिस्तानियों को तो समझ नहीं आना कि भाई ये स्मार्ट सिटी होती क्या है, क्योंकि आपको तो सिटी नहीं पता क्या होती है। स्मार्ट सिटी तो कहाँ से पता लगेगी। और दूसरा जो ये सिटी है, आपकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि मोदी जी ने जो आपके फेवरेट है इंडिया में, फेवरेट बोल रहा हूँ, उनका भी इंतज़ाम किया है। वो कैसे? जैसे आपका फेवरेट है राहुल गांधी, तो इन्होंने आगरा में भी स्मार्ट सिटी अनाउंस कर दी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको वहीं जाना है। तो हमने बोला कि सबसे पहले हम शुरुआत आगरा से ही करेंगे, क्योंकि आगरा बड़ा ही स्पेशल है हमारे देश में कुछ कामों के लिए, जहाँ पर ऐसे मंदबुद्धि लोगों को ही भेजा जाता है। तो इसलिए हमने आगरा में स्मार्ट सिटी बनानी है। और पूरे भारत में हाई टेक इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं ये, जिसको बनाने की बातें हो रही हैं। और ये ड्रीम लगता है कई बार तो मुझे ना। मैं कभी सोचता था क्या भारत में कभी होगा। रीज़न है कि 10 साल पहले, ऑलमोस्ट 2016 में 15-16 में, मैं यहाँ से चाइनीज़ को भी लेकर गया था भारत के अंदर, क्योंकि यहाँ पे चाइना में सारी सिटीज़ स्मार्ट सिटीज़ हैं। तो उन लोगों को लेकर गया था जिन्होंने यहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ पे काम किया हुआ है। भारत को हमने बहुत रिप्रेजेंटेशंस दिया। लेकिन उस वक्त भारत का जो एक तो पैसे नहीं थे, हम लोग अभी इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे, एंड सेकेंडली अभी वो वहाँ था कि पहले सिटी से प्रॉपरली बना ले। ये तो बड़ी हाईटेक बातें बोल रहे हो आप, लेकिन आज 10 साल लग गए वहाँ तक पहुँचने के लिए। जो अभी इन्होंने अनाउंस किया है उसका रीज़न है, जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो पुराने मिनिस्टर्स की तरह नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं होता था कि सिटी क्या है, हाउ प्लानिंग क्या है, स्मार्ट सिटी क्या है। अब जो ये लोग हैं, जो हमारे हाईटेक लोग हैं, जैसे अश्विनी वैष्णव जी हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन। उन्हें मालूम है कि हमने क्या करना है। ऊपर से मोदी जी की विजन है कि पूरी दुनिया में जो अच्छी चीज़ें देखते हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए कभी पाकिस्तान नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता था अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगी नहीं। तो ये दुनिया में जाते हैं अच्छी कंट्रीज़ पे, मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ मगर सर ये जाकर जो क्या अच्छी चीज़ें होती है? सीखते हैं। सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये स्मार्ट सिटी क्या होती है? वैसे बहुत सी हमारी ऑडियंस जो है हो सकता है वो समझना चाहे। देखिए, स्मार्ट सिटी में क्या होता है, एक तो इंटीग्रेटेड है पूरा सिस्टम। दूसरा, स्मार्ट सिटी में एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे चाइना में है, यहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट्स है, आपको देखेंगे कि सारी ऑटोमेटिक है। यहाँ पर हर एक चीज़ इंटीग्रेटेड है। हमारी गाड़ी जो है उसके अंदर भी हर चीज़ इंटीग्रेटेड है विद द ट्रैफिक लाइट्स एंड एवरीथिंग। ये हर चीज़ इंटीग्रेटेड रहेगी। साथ में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होंगे, वहाँ पे रहने की जगह अलग से होगी, पार्क्स होंगे, स्कूल हर जगह पे होंगे। हर एक 2 किलोमीटर में आपको स्कूल मिल जाएगा अपने घर के पास। आपको ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्मार्ट नॉर्मल, जिसको बोलते हैं अपकमिंग सिटीज़। ये पुराने सिस्टम की तरह नहीं है कि 20-20 किलोमीटर जा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, या आपको काम पे जाना है तो आपको 25 किलोमीटर पूरा एक शहर से क्रॉस करके दूसरे शहर में, दूसरे साइड पे जाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ता। प्रॉपर प्लानिंग है, इसको टाउनशिप बोलते हैं। और ये वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ पूरा लैस होगा, बड़ा होगा। तो इसी को स्मार्ट सिटी बोलते हैं। जैसे अपना मोबाइल है, उसको हम स्मार्टफोन बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर फीचर्स होते हैं सारे के सारे जो हमारी जो काम है उसको करने में ईजी कर दें। वैसा ही ये स्मार्ट लिविंग वाला काम है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट है, फ्यूचरिस्टिक है, सस्टेनेबल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी होंगी। इसके अंदर ये ऐसा नहीं है कि फैंसी जो टेढ़ी मेढ़ी डिज़ाइन की बिल्डिंग्स हैं, हाईटेक गैजेट्स हैं, सिर्फ वही नहीं है। ये हर चीज़ को जो आपके पहलू है उसको ईजी करने के लिए ये सिटीज़ बनाई जाती हैं। और जो ये सिटी है इसके साथ एक तो ये है कि आपको मालूम है कि थोड़ी बहुत ही जॉब्स जितनी 40-50 लाख जॉब्स तो ये सिटीज़ को बनाने में पूरी हो जाएंगी। डायरेक्ट भी हैं, इनडायरेक्ट भी हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है। कई पुराने जो एरियाज़ होते हैं उनको तोड़ा जाएगा, तोड़कर नए सिरे से उनको बनाया जाएगा। जैसे कई बार सिटी सेंटर्स हैं, जो सेंटर ऑफ द सिटी होता है सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया आपको वही मिलता है। जो वहीं पर शहर था पहले, वहाँ से करते 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 शहर बड़ा हो गया। अब जो पुराना जो एरियाज़ होते हैं उनको तोड़कर दोबारा से बनाया जाएगा, वो हाईटेक एरियाज़ बन जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो जैसे न्यू दिल्ली का स्टेशन है, वहाँ से जाना अंदर और वहाँ से बाहर निकलना ऐसा लगता है कि जैसे आप युद्ध करके आए हैं। लेकिन उस सारे को स्मार्ट बनाया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। ऐसे ही बाकी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं सबके अंदर होगा। मैंने पहले बता दिया बड़ा सिटी बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े लोगों ने कहीं वहाँ पर जाना है परमानेंटली, तो उनके लिए भी हमने काम करना शुरू कर दिया है। ये फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ आप सोच के देखिए, पूरे भारत के अंदर इसे स्प्रेड किया जा रहा है। कोई ये नहीं है कि कॉन्सेंट्रेटेड है सिर्फ बीजेपी की स्टेट्स के अंदर है, बाकी जगह नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इवन की जो अपोजिशन के स्टेट्स हैं, जैसे केरला है उसके अंदर हो रहा है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, हर जगह पे, पंजाब है, जबकि बीजेपी वहाँ पर नहीं है तो भी वहाँ पर काम हो रहे हैं। तो ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ये इंडस्ट्रियल पावर हाउसेस बनने वाले हैं, क्योंकि हमारी कॉन्सेंट्रेशन है कि ये वो एरियाज़ है जहाँ पर कोई ना कोई चीज़ लोकली प्रोड्यूस होती है, और उसे पॉपुलराइज करने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। रेलवे से कनेक्ट किया जाएगा, एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा, फिर पोर्ट तक उसका सामान को लेकर जाने की कोशिश की जाएगी, और उसके बाद एम है कि यहाँ से जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जाए, जिसकी डिमांड पूरे दुनिया में है। बहुत ही बढ़िया एक स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने। और हमारे पता है आपको कि मोदी जी की दो चीज़ें हैं, एक तो विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, और दूसरा गति शक्ति। ये सारे चीज़ों को इंटीग्रेट कर हम चीज़ों को कर रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे लिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए तो लगाए हैं सिर्फ। क्या है, ये तो ऐसे ही हम मार देते थे, तो लगा लो। सर तकरीबन 12 के करीब ये सिटीज बनाई जा रही है ना? यस, 12 सिटीज़ हैं, तभी कह रहा हूँ पूरे भारत के अंदर ये चीज़ें हैं, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। अब देखिए आगरा में है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे जूते वगैरह बनते हैं वहाँ पर, तो वो उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे हब बनाया जा रहा है। ऐसे ही पटियाला है, केरला है, बिहार में एक स्टेट है जहाँ पर एग्रीकल्चर का काम होता है। तो बहुत सोच समझ कर ये चीज़ की है, क्योंकि अब हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमने $2 ट्रिलियन, कितना, $2 ट्रिलियन है, ये रुपए नहीं है, इतने तो हमने एक्सपोर्ट करनी है भारत से। तो टारगेट हमारा अगले 5 साल में ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट्स को डबल ट्रिपल करना है, इसीलिए ये हब्स को ईयरमार्क किया गया है। अभी इसको अनाउंस किया है, इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। अगले 15 सिटीज़ और तैयार हैं जिसके ऊपर काम होना प्लानिंग होनी शुरू हो गई है। सो ये रफ्तार रुकने वाली नहीं है, अब बड़े काम करने का टाइम है। मैं पहले बोला था आपको कि मोदी जी 3O में, 3rd टर्म में बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए तो बड़ा काम वही होता है जो पैसों से रिलेटेड हो। तो मैं वही गिना रहा हूँ कि पैसे अब खर्चने वाले हैं, स्मार्ट सिटीज़ को बनाया जाएगा, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर काम होगा, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने ये एक मुद्दा है जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो सर डेफिनेटली जाहिर है कि जो फंड्स होते हैं या जो इकोनॉमी होती है उसी से बड़े काम किए जाते हैं, वही उसमें माना जाता है। इसमें अगर पाकिस्तान ऐसा सोचे तो क्या गलत है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये जो 12 सिटीज़ जिनकी अभी बात की जा रही है वो मोदी जी के इस टेन्योर में जो इनका चल रहा है, 3rd टर्म चल रहा है, उसमें कंप्लीट हो जाएगा, या कुछ हिस्सा इनका बन पाएगा और उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे? आरजू जी, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर मोदी जी जब भी को टारगेट देते हैं, वो काम शुरू करते हैं, वो कहते हैं मुझे अगले 2 साल में इसको पूरा करना है। अब देखिए, हम नया पार्लियामेंट बनाया, 2 साल में पूरा कर दिया। हमने राम मंदिर, वो कोई पुरानी टूटी फूटी कोई चोरी की हुई बिल्डिंग थी, हमने तोड़कर फेंक दी, और वहाँ पर हमने राम मंदिर बना लिया, वो भी 2 साल में पूरा कर दिया। तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, मोदी जी पहले टाइम बाउंड काम करते हैं कि मुझे अगले टर्म में इसको पूरा नहीं करना है। अब देखिए मोदी जी का स्टाइल क्या है। 2014 में आए, तो 14 में आकर इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स करे पहले ही साल में,
और इनकी कोशिश थी कि मेरे टर्म पूरे होने से पहले ये प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए। 2019 में आए, हमने भी कोई पुरानी जैसे कोई 370 35 है उठा के बाहर फेंक दिए, उसके बाद डेवलपमेंट का काम कर दिया, 5 साल में वो पूरा कर दिया। जैसे चनाब के ऊपर पुल बनाया, दुनिया का सबसे ऊंचा है, पूरा कर दिया हमने। तो ये सारे काम मोदी जी हमेशा पहले साल में ही अनाउंस कर देते हैं, ताकि अगर 2 साल का टाइम दिया है, मैक्सिमम क्या होगा, कभी कोई कोविड आ गया, कभी कोई की चीज़ आ गई, उसके कारण 6 महीने साल अगर लेट भी होगा तो मेरी टर्म पूरी होने से पहले ये काम पूरे होने चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट अभी अनाउंस करे हैं, अभी तो मोदी जी को आए 100 दिन हुए हैं और इन्होंने अनाउंसमेंट्स कर दिए। मैं वो गारंटी देता हूँ कि अगले 2 साल के बाद आप देखेंगी सारी सिटीज़ स्मार्ट हो चुकी होंगी, और उसके बाद जो अगली जो जिसको बोलते हैं 15 और सिटीज़ को स्मार्ट करना है, वो अगले साल अनाउंस होने वाली हैं, वो भी 27-28 तक वो भी पूरे हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ मोदी जी वर्क्स। टाइम बाउंड है, खुद जाके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, काम क्यों नहीं हुआ। वो जो लोग 18 घंटे काम कर रहे होते हैं, वो 48 घंटे काम करना शुरू कर देते हैं कि पता लगे रात को मोदी जी दोबारा से आ गए। तो ऐसे ही काम होता है, जब हिम्मत हो, पैसा हो और चोरी करने की नीयत ना हो, तो काम तेज़ी से हो ही जाते हैं। लेकिन सर जॉब्स भी क्रिएट की जाएंगी इसमें, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त भी अगर आप भारत में देखें तो बहुत से लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं, और कहा जा रहा है कई जगह सोशल मीडिया पर, या चाहे कह लीजिए अपोजिशन कह रही है चाहे, लेकिन कह रही है कि जॉब्स जो है उसके लिए लोग परेशान हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉबलेस हैं और जिनके पास काम नहीं है। तो इस तरफ क्या देख रहे हैं मोदी जी, क्या सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के हवाले से, या आगे भी लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी? आरजू जी, जो नारा था कि जॉब्स नहीं है, वो 4 जून के जब रिजल्ट्स थे उससे पहले था। अब तो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए तो जॉबलेस नहीं रहे, तो उन्होंने जॉबलेस का नारा भी लगाना बंद कर दिया है। तो पहले था कि जॉब नहीं, वो अपने लिए बोल रहे थे कि हमारे पास जॉब ही नहीं है, तो जॉब्स क्रिएट की जाए। तो मोदी जी ने कहा चलो एक जॉब तो क्रिएट कर ही देते हैं, बेचारा 10 साल से धक्के खा रहा है, तो इसलिए जॉबलेस वाला चक्कर अभी रहा नहीं है। और जॉबलेस का अगर ये चक्कर लगा भी रहे हैं कि भाई भारत के अंदर जॉब्स नहीं है, तो 75 सालों में से 65 साल तो आप ही ने राज किया। तो आपने 65 साल में आपने क्या किया कि कुछ भी नहीं। तो ये मोदी जी को बोल रहे हैं कि आपके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि कौन किसको बोल रहा है। हमारे पंजाबी में बोलते हैं छाजता बोले छाननी का बोले, तो वो वाला हाल है इनके साथ कि भाई ये क्या बोलेंगे। ये 65 साल जिन्होंने राज किया है आज बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो 4 जून के बाद मैं पहले बता रहा हूँ कि उन्होंने रौला और स्यापा डालना बंद कर दिया है, क्योंकि जॉब मिल गई है। बट एज फार एज जॉब्स आर कंसर्न, यस, मैंने पहले बोला है 50-60 लाख जॉब्स, तो इसी जो स्मार्ट सिटीज़ हैं उसमें अनस्किल्ड लेबर है वो भी काम करेगी, स्किल्ड लेबर काम करेगी, बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और आर्किटेक्ट्स लगेंगे, हर तरह की वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाएगा। हाईटेक इंडस्ट्री है, हाईटेक वहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाएगा, तो जो इंजीनियर्स हैं, जो IT के भी लोग हैं वो भी लगेंगे। तो यू कैन से दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज़ गोइंग टू बी एम्प्लॉयड इन दिस 12 सिटीज़। और ये सिर्फ शुरुआत है। हमने ऑलरेडी बोल दिया कि हम $2 ट्रिलियन से ज़्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करने वाले हैं। 1 ट्रिलियन पहले अनाउंस किया था, 1 ट्रिलियन और का प्लानिंग चल रही है। 2 ट्रिलियन बोल रहा हूँ अगेन, US डॉलर्स जो हमने खर्चा करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तभी तो आपके मौलाना बोलते हैं जो वहाँ पे हैं कि भारत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाना शुरू कीजिए, हमारे जो जाहिल हैं 30 करोड़ भारत में बैठे हैं इनको एक्टिवेट किया जाए। तो ऐसा ही होता है, खुद कर ना सको दूसरे की तरक्की को रोका जाए, ख्वाब लेते रहो। हमारे भी जो जो है ना अननोन गनमैन, वो ऐसे नहीं बैठे हुए, वो हमारे हैं कि तालिबान के हैं, किसी के हैं मुझे नहीं पता, बेशक वो हो सकता है कि ISI वाले वो भी पैसे लेके कोई भी काम करा लीजिए उनसे, वो आकर ऐसे लोगों का हाल क्या करने वाले हैं आपको पता ही है। इन कॉकरोचों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। मगर सर बहरहाल अगर अपोजिशन किसी बात के ऊपर बोलती है तो हर बार ज़रूरी तो नहीं कि वो बात गलती हो, इसलिए कि जॉब्स का तो इशू जो है वो बहुत अरसे से, तकरीबन मेरे ख्याल है फर्स्ट टर्म से ही मोदी जी के जो है वो चलता चला जा रहा है, और कहा यही जा रहा है। बल्कि हमारे आपके कई जान पहचान वाले भी सालों से सर घर बैठे हुए और काम नहीं है उनके पास, तो उनको ही जॉब दिलवा दीजिए, और कुछ नहीं तो। आरजू जी, क्या है कि कई लोग होते हैं जिनको जॉब करनी होती है, कई तो होते हैं जो पैदा ही सिर्फ पंक्चर लगाने के लिए होते हैं। तो जो पंक्चर लगाने के लिए हैं, उन्होंने उनके परदादों ने भी पंक्चर ही लगाया और ख़ुद भी वो पंक्चर ही लगा रहे हैं। वो पंक्चर लगाते लगाते 15-20 बच्चे कर लेते हैं। तो उनका तो मकसद ही है कि 15-20 बच्चे करने हैं और सबको पंक्चर की दुकान पर बैठाना है, तो उनका कुछ हो नहीं सकता। अब हम इंसानों की बात करते हैं। जो इंसान है वो अपना कोई ना कोई धंधा निकाल ही लेते हैं या खुद बिजनेस कर लेंगे। और गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने सेड वन थिंग,
आवर बिजनेस इज़ नॉट टू बी इन बिजनेस। इसका मतलब है कि हम बिजनेस क्रिएट करें, उसमें आपको जॉब दिलाएं। कितने बिजनेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं? हर साल यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 लाख से लेकर 1 करोड़ नया आदमी जुड़ जाता है जिससे जॉब चाहिए। इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो सकती। ये जो जिम्मा है एक जॉब्स को क्रिएट करने का, ये आप कीजिए। आपको पैसा चाहिए, बैंक आपको पैसा देगा, जिसको बोलते हैं कि सब्सिडी पे भी देगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, प्लस आपको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद काम कीजिए, आपको पूरे सपोर्ट की जाएगी। अब जैसे लेडीज़ हैं, लेडीज़ के लिए एक स्कीम बनाई गई है कि आपको घर में बैठकर कोई बिज़नेस शुरू करना है, लखपति दीदी है, आपको पैसे दिए जाते हैं बैंक की तरफ से, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और वो लेडीज़ ने काम करना भी शुरू कर दिया। करोड़ों लेडीज़ हैं जो इसके अंदर जुड़ रही हैं, एंड नाउ तो दे हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ऑल्सो। ऐसे ही लोग हैं, उनको बोल दिया कि आपने दुकान खोली शुरू करनी है, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। तो मोदी जी ने ये बोल दिया कि हम जॉब्स क्रिएट नहीं करेंगे, जॉब्स आप क्रिएट कीजिए, आप अपने हुनर को यूज़ कीजिए, पैसा हम देंगे। तो ऐसा ही जॉब्स क्रिएट की जाते हैं ट्रेडिशनल वे से, कि गवर्नमेंट जो है, सबको गवर्नमेंट का जॉब चाहिए। मोदी जी ने वो काम करना बंद कर दिया है, बिकॉज उससे होता कुछ भी नहीं है। जो पॉलिटिशियंस है वो जॉब जनरेट करने के चक्कर में वो सारे काम करते रहते हैं और मिलता किसी को कुछ भी नहीं है। तो मोदी जी ने वो ट्रेडिशनल काम कोई भी नहीं करना, ना ही प्राइवेट ट्रेडिशनल काम सेक्टर को आगे ला रहे हैं सर, प्राइवेट सेक्टर को आगे ला रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने बोला है कि आप जनरेट कीजिए। ये नहीं है कि उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये नहीं है कि जैसे आपका पप्पू बोलता रहता है अदानी को, अंबानी को। देखो, प्रमोट करना, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए ना आपके ख्याल से? प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए, बट मोदी जी प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं आपको करना है, आप कीजिए, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। ये नहीं है कि आपको प्रमोट करना है तो मैं खड़े होकर आपकी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दूं। ऐसा काम नहीं करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को ओपनली बोल दिया, इंडिविजुअल्स को ओपनली बोल दिया, आप काम कीजिए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और वही काम हो भी रहा है। लेकिन जिसको रोना है और धोना है, ऊपर से रोना और कभी कहाँ से धोना, वो तो चलता रहेगा, क्योंकि दिस इज़ हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स इन डेमोक्रेसी। लेकिन सर, आपके ख्याल से किसी भी कंट्री को या किसी भी गवर्नमेंट को आगे ले जाने के लिए या सक्सेसफुल बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का मिक्सचर होना बड़ा ही ज़रूरी है। उसका रीज़न है चेक एंड बैलेंसेस रहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि भारत के अंदर जो पहले टेलीकॉम था, वहाँ पर एक कॉल करने का 16 रुपये लगते थे पहले। इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, आउटगोइंग के भी पैसे 16 रुपये पर मिनट के। जब गवर्नमेंट बीच में कूदी, वो रेट कम होने शुरू हो गए, बिकॉज गवर्नमेंट के बाद को पता है कि उन्होंने तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना। तो दिस बैलेंस रिमेन्स। जब गवर्नमेंट बीच में आती है तो वो सब्सिडाइज देकर या अपने जो भी करना उन्होंने, तो वो रेट्स को जो चेक में रखती है। और ये बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज वी आर नॉट लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पर हर चीज़ कमर्शलाइज्ड है, यहाँ वहाँ पर कैपिटलिस्ट जो है वो हावी हैं, गवर्नमेंट किसी काम को करती नहीं है। वैसा काम डेमोक्रेटिक कंट्री, स्पेशली हमारी जैसी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को मिलकर आगे निकलना पड़ता है, एंड इट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। आप सोच के देखिए, चाइनीज़ एक सोशलिस्ट कंट्री एक तरह से, लेकिन इन्होंने भी कैपिटलिज्म को आगे लिया। सोशलिज्म भी है जहाँ पे गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, लेकिन वो दे आर कम्पीटिंग विद द प्राइवेट सेक्टर, तभी चेक एंड बैलेंसेज हैं। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा जितना आगे आएगा उतना बढ़िया है। भाई, कभी भी गवर्नमेंट की कंपनी अदानी के साइज जितनी नहीं हो सकती, अंबानी जैसी नहीं हो सकती, टाटा नहीं हो सकती है। वो हमेशा ही प्राइवेट सेक्टर करेगा, बिकॉज दे आर मोर पॉजिटिव। वहाँ पे वो बाबू लोग नहीं हैं जो कि एक कंपनी को चला रहे हैं, उनको तो सैलरी से मतलब है, घर चले जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस है, साथ में रिवॉर्ड्स भी हैं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर भी चाहिए, पब्लिक भी चाहिए, एंड दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत में दोनों का मिक्सचर बहुत ही बढ़िया है। डेफिनेटली सर, ऐसा ही है। और हमारी नज़र भी है कि आप लोग किस तरह से स्मार्ट सिटीज़ बनाते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान को भी और दूसरी कंट्रीज़ को भी उससे सीखने को बहुत मिलेगा। ये और बात है कि हो सकता है कि कल को हमारे कोई पॉलिटिशियन कह दे कि ये तो हमारा ही आइडिया था जो मोदी जी ने चुरा लिया, लेकिन हमेशा ही बात ऐसी होता है। मोदी जी को पाकिस्तान से आइडियाज चुराने की आदत है। उन्होंने इकोनॉमी का भी चुराया। नवाज शरीफ साहब ने बताया कि उन्होंने बताया था, तो मोदी जी ने जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। हम प्लान बना के बैठे रह गए। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया कि आज आपने तो दैट मीन्स हमारी जो इंटेलिजेंस है भारत की, वो सारा टाइम यही देखती रहती है कि पाकिस्तान ने कौन सा प्लान बनाया है और जल्दी से कॉपी कर लो, इससे पहले कि वो कहीं आगे ना निकल जाए। क्या बात है ऐसा ही भाई, ऐसा ही है सर। मैं तभी बोला था आपको
जितने लंबे फेंकू आपके कंट्री में मिलते हैं, तभी आपने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया इस बार फेंकने में। सही बात है सर, हमसे कुछ सीखिए, कुछ नहीं तो फेंकना ही सीख लीजिए। थैंक यू कि आज आपने ज्वाइन किया, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप जैसी वीडियोस बनाते हैं, हम आप जैसा दोस्त खोना नहीं चाहते, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आप जिनकी चिंता, मेरी चिंता करनी बंद कर दीजिए, उनकी चिंता कीजिए जो फतवे निकाल रहे हैं, उनकी कबर तैयार है। उनका मैंने क्या करना है चार डालने, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, मैं आपको जानती हूँ, मुझे आपकी फिक्र है। मैं और आपके कई दोस्त जो है हम बड़े परेशान होते हैं आपकी वीडियो देख के। थैंक यू, थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू। अस। थैंक यू।